चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, राजस्व बजट तथा पूंजी बजट में अंतर बताइए। राजस्व बजट की प्राप्तियों और व्ययों का वर्णन करो, यही क्वेश्चन है ना। मतलब गवर्नमेंट बजट एंड कैपिटल बजट में डिफरेंस पूछा जा रहा है, और गवर्नमेंट बजट में क्या क्या रिसीव्स होता है, क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की, राजस्व बजट। अब ये राजस्व बजट की बात करें कि उसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है राजस्व प्राप्तियाँ, यानी जो गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से इनकम प्राप्त होती है, और दूसरा होता है राजस्व व्यय, यानी जो टैक्स का पैसा प्राप्त होता है उससे गवर्नमेंट किस प्रकार से जनता के कल्याण के लिए व्यय करती है। ठीक, हालांकि एक बात स्पष्ट है कि जो भी पैसा आप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हो, वो गवर्नमेंट आपको वापस करे, इसके लिए गवर्नमेंट उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कोई वस्तु नहीं बेच रही है कि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया तो गवर्नमेंट कोई वस्तु आपको देगी, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार जो होती है वो देश को चलाने का काम करती है, और आपके जीवन की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, सड़कें बनवाना, बिजली की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था करना, सिक्योरिटी की व्यवस्था करना, ये गवर्नमेंट की कर्तव्य होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम टैक्स देते हैं कि गवर्नमेंट के कर्तव्य में किसी प्रकार की कोई विरक्ति हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये टैक्स जो होती है वो गवर्नमेंट की एक इनकम होती है, जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर होता है, लेकिन इसके लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। अगर हम कोई पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं, विनिवेश करते हैं, उससे जो प्राप्ति होती है, ब्याज की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है, लाभांश की प्राप्ति होती है, वो तो हमारी प्राप्ति है। ठीक है ना, पर राजस्व की प्राप्ति ये गवर्नमेंट की प्राप्ति होती है, ये किसी प्रकार का सौदा नहीं होता है। ये दो प्रकार की प्राप्तियां हो सकती है। राजस्व की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक तो बाई टैक्स यानी कर के माध्यम से, और दूसरा होता है नॉन टैक्सेबल, जो टैक्स के माध्यम से नहीं आती। क्योंकि टैक्स को आप जानते हो एक अनिवार्य टैक्स एक अनिवार्य भुगतान होता है, जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ता है। ठीक है ना, और ये कर का आधार होता है, टैक्स सभी को देना ही पड़ता है। जिसके बदले में टैक्स पे करने वाले को कोई लाभ मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया मैं तो सड़क पे गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि मैंने तो टैक्स रोड टैक्स पे किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स पे करने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा की गारंटी मिलेगी। ठीक है, सुविधाएं मिलेंगी, गवर्नमेंट देगी, और आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं राजस्व व्यय के बारे में, अभी बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पूंजी बजट की। पूंजी बजट क्या होता है? देखिए, जब पूंजी बजट की बात की जाती है तो वहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तो पूंजीगत प्राप्तियाँ आती हैं और दूसरी पूंजीगत व्यय आते हैं। कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, है ना, दो प्रकार के आते हैं। और ये पूंजी जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है सरकार को? अगर इसकी बात करें तो प्राप्त होती है आपके टैक्सेस से, प्राप्त होती है मार्केटिंग से, बिजनेस से, सेविंग से, फंड से, लोन्स से, इन्वेस्टमेंट से, और सरकार के विदेशों से भी लोन लेती है, विदेशी ऋण से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, एशियन विकास बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया, जहाँ से सरकार सहायता प्राप्त करती है। पूंजीगत व्यय जो होते हैं, अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय दो प्रकार के होते हैं।
एक योजनागत यानी प्लानिंग वाले, और दूसरा जो व्यय होते हैं गैर योजनागत, मतलब जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो सरकार के खर्चे भी दो प्रकार के हुए, एक तो सरकार जो योजना बना के खर्चा करती है, और दूसरे जो होते हैं आकस्मिक व्यय, जिनके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाती है ना। कॉन्टीजेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कभी भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। सरकार के इनकम का एक बहुत बड़ा भाग जाता है ऋण को चुकाने में, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक भारत की गवर्नमेंट देश को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। सड़कें बनवा रही है, फ्लाई ओवर्स बनवा रही है, पुल्स बनवा रही है, पार्क बनवा रही है, कॉलोनियाँ बनवा रही है, लोगों के रहने के लिए घर बनवा रही है। कि जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है ना, उस पर भारी मात्रा में पैसा व्यय होता है ना। आपके अपने घर में अगर एक किचन बनवा लो तो लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं। तो सरकार तो देश बना रही है, सोचो कितना खर्चा हो गया है ना। अब इतना बड़ी मात्रा में जो पैसा हो गया ना, सरकार पैसा लोन लेकर के खर्चा करती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि विश्व बैंक से लोन लेती है, ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वहाँ से लोन लेती है, एशियन विकास बैंक है वहाँ से लोन लेती है, ठीक है ना, पब्लिक से भी लोन लेती है। तो उसके लोन को चुकाना भी पड़ता है, उसके ऊपर ब्याज चुकाना पड़ता है, उसकी जो है मूल असल चुकाना पड़ता है, उसकी किस्त चुकानी पड़ती है। सरकार को और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि सरकार को सब्सिडीज वगैरह देना पड़ता है, जनता को सहायता प्रदान करनी पड़ती है। इसके अलावा सरकार जनता को जैसे कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह देती है, उस पर भी सरकार के व्यय होते हैं। तो ये सब सामान्य सेवाओं के ऊपर, सामाजिक सेवा के ऊपर, सामुदायिक सेवाओं के ऊपर सरकार विभिन्न प्रकार के व्यय का भुगतान करती है, ठीक है ना। ये सब पूंजीगत भुगतान में आ जाते हैं। पूंजी खाते की प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी प्राप्ति कहाँ से होती है, ऋणों की वसूली से प्राप्ति हो गई, है ना। और संघ शासित क्षेत्र जो होते हैं यानी फेडरल एरिया जो होते हैं, वहाँ से जो लोन वापस मिलता है गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक से भी सरकार को पैसा मिलता है, बाजार से पैसा मिलता है, और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं जहाँ से सरकार को पैसा मिलता है। तो अभी इसी क्वेश्चन में राजस्व व्यय की बात आई थी, और हमने बोला था कि राजस्व व्यय भी बाद में बताते हैं। तो राजस्व व्यय की अब बात कर लेते हैं। राजस्व व्यय जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है राजस्व व्यय, यानी कि आपके जाते हैं केंद्र सरकार का एक प्रकार का व्यय होता है जो सरकारी विभागों के कार्य संचालन के लिए आवश्यक होता है। सरकारी विभागों के कार्य संचालन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर सरकार राजस्व से प्राप्त राशि को यानी टैक्सेस से प्राप्त राशि को वो एक्सपेंस करती है, ठीक है ना। संपत्तियों का निर्माण भी करती है, स्कूल बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है। तो यहाँ पर सरकार जब बजट बनाती है ना, तो बजट बना करके वो सीधी सी बात है, अभी हमने बताया कि सरकार जो व्यय करती है दो प्रकार से करती है, एक योजना बना करके करती है और दूसरा गैर योजना व्यय होते हैं। यानी कि एक तो प्लानिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक दूसरा कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस होते हैं। कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस जो आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके लिए सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं। हमने बताया गैर योजना व्यय में आप ले लीजिए, जिससे सरकार के द्वारा सामान्य आर्थिक सामाजिक सेवाओं पर बहुत सारे व्यय किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ब्याज की अदायगी होती है, सिक्योरिटीज़ के खर्चे होते हैं, सैलरी देती है, पेंशन देती है, इससे बहुत सारे सरकार व्यय करती है। कि ये सब किस में आ जाते हैं, सब राजस्व व्यय में आ जाते हैं। पूंजीगत व्यय की बात करें कि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे किसी न किसी प्रकार की पूंजी का निर्माण हो क्या है, संपत्ति का निर्माण हो क्या है। जैसे सरकार कॉलोनी बनवाती है, सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, इससे क्या हो रहा है, संपत्ति का निर्माण हो रहा है। कि ये कौन से व्यय हो गए, ये हो गए आपके पूंजीगत व्यय। क्लियर है। जिससे संपत्ति का निर्माण हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया, जो देश चलाने के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं हम लोग साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो साथ में इसकी भी बात कर लेते हैं। बजटीय घाटा से आप क्या समझते हो, सरकारी घाटे की मापों का वर्णन करो। लॉन्ग में नंबर 2, what do you understand by deficit budget? देखिए, अगर हम लोग बात करें राजस्व घाटा की,
घाटे का बजट की, सकल प्राथमिक घाटा की, डिफिशिएंट बजट की, अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है इसको। बहुत सारे नाम हमने इसलिए बता दिए, एग्जाम में कैसे आएगा किसी को नहीं पता। तो घाटा होता क्या है आपको पता है? कमाया कम खर्चा ज़्यादा, यानी वही वाक्यों का आमदनी ठंगी खर्चा रुपया, तो हो गया घाटा। सरकार के साथ भी यही होता है। टैक्सेस से जो पैसा मिलता है, जितना पैसा सरकार को टैक्सेस के माध्यम से मिलता है, सरकार उससे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है देश के विकास में, ठीक है। सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में, फ्लाईओवर के निर्माण में, कॉलोनी का निर्माण में, बहुत बहुत कंस्ट्रक्शन का वर्क करना होता है गवर्नमेंट को, है ना। अभी आप गोमती के किनारे चले जाके क्यों देखो, दोनों तरफ बंधा बना हुआ है, अभी भी बना, गवर्नमेंट ने बनवाया ना। अभी पूरी गोमती पे नहीं बना हुआ है, लेकिन पूरी गोमती पे आपको नहीं मिलेगा। ये सिक्की के एंगल क्यों मिलेगा? अभी आप गाँव साइड में निकल जाएगी, वहाँ पे कच्चे ही बन गया, बाढ़ आएगी कि वहाँ पे गाँव वगैरह बह सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे सिक्योरिटी हो गई, कितनी भी बाढ़ आ जाए यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अब सरकार ये सारे व्यय करती है, तो सीधी सी बात है, जब सरकार इस व्यय करेगी तो इसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव तो पड़ेगा। सुविधाएं सरकार देगी, उसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि सरकार ने खर्चा किया, और जितना खर्चा किया वो इनकम से ज़्यादा किया, तो हो गया घाटा। तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका डिफिशिएंट बजट का, यानी राजस्व घाटा का? वो हो जाता है व्यय माइनस आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। सीधी सी बात है, घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाएगा जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। जब सरकार को घाटा होता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि सरकार विकास के काम को तेजी से कर रही है। देश में भी विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, सरकार को निवेश की आवश्यकता है, और सरकार भारी मात्रा में निवेश कर रही है। अब इसके लिए सरकार को निवेश करने के लिए, सरकार को पैसा लगाने के लिए, सरकार को विकास के कार्य करने के लिए, सरकार को कॉलोनी बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए पैसा चाहिए। ये सरकार का दायित्व भी है कि वे विकास का कार्य करे, पर उसके लिए उसे ऋण लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, और लोन के ऊपर ब्याज चुकाना भी सरकार का दायित्व होता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है, ठीक है ना। इसलिए सरकार कभी कभी ऐसा करती है कि जनता के कल्याण के कामों में कटौती करती है, इससे जनता के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है ना। आपने देखा होगा कोई कोई गवर्नमेंट बनती जनता के कल्याण के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती, ठीक है ना। कोई कोई गवर्नमेंट बनती है कि मालूम पड़ा, आप देखोगे चारों तरफ जगह देखोगे उधर बुलडोजर काम कर रहा है ना। अभी आपके स्कूल सेंटर जाके होगे देखा होगा, रास्ते में बहुत बड़ी सी कॉलोनी बन रही है ना, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और बुलडोजर वगैरह लगे हैं, ज़मीन को बराबर कर रहा है वो, ठीक है ना। और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? करा रहा है, सरकार करा रही है। आप अपने एक छोटा सा घर बना के हो तो फिर लाखों करोड़ों खर्चा हो जाके, तो कॉलोनी बनाने में कितना लग रहा होगा आप कल्पना कर सकते हो। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, सरकार अगर खर्चा करेगी तो लोन लेके खर्चा करेगी, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स से इतना पैसा आता नहीं है तो घाटा हो जाता है। दूसरा क्या है? राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटे का फार्मूला होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। तो गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती, मतलब लोन से अलग है जो, ठीक है ना, पूंजीगत प्राप्ति। अब इसके उदाहरण जाके जैसे ऋणों की वसूली करना, सार्वजनिक उपक्रम की बिक्री से प्राप्त राशि, तो सकल राजकोषीय घाटे का फार्मूला बन जाता है फिर निवल घरेलू ऋण ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण। तो यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो सरकार को घाटा होता है, घाटे का जो मेन वजह होता है वो होता है असंतुलन। अगर सरकार का बजट संतुलित होगा तो सरकार को घाटा नहीं होगा, पर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है जनता के कल्याण के काम करने के लिए, जिसके लिए सरकार क्या करती है, इस प्रकार का बजट को बनाती है जिसमें जनता के कल्याण के ऊपर सरकार को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, कृषि पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है,
क्यों? सिंचाई की सुविधाएं देंगी, उनको फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराएंगे हैं, उनको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराएंगे हैं। रेलवे पे खर्चा करना पड़ता है, क्यों? नए रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, पुराने रेलवे ट्रैक्स की रिपेयरिंग करनी है, रेलवे की नई बोगीज बनानी है, बुलेट बोगीज मतलब वही डिब्बे है ना, और बुलेट ट्रेन लेकर के आनी है, मेट्रो चलानी है, विकास करना है, नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है ना, वहाँ पर फैक्ट्री में नए एरोप्लेन्स बनाने हैं। आप समझिए कि जब सरकार विकास के इतने सारे काम करेगी जहाँ पर सरकार की इनकम से ज़्यादा खर्चे होंगे, कि वहाँ पर होता है घाटा। ठीक, तो सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व। सकल प्राथमिक घाटा जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसी तरह से, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटे में से जो अपनी ब्याज पेमेंट किया उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका सकल प्राथमिक घाटा निकल आता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी, और 99% तक चांसेस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जीएसटी ये आएगा, ये आ सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से क्लियर भी कर लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने का फ़ायदा आपको 100% मिलेगा, क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी आएगा। तो पहली बात तो ये हो गया कि जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एक्ट भारत में लागू किया गया। जीएसटी जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे आप जा करके किसी सरकारी ऑफिस में नहीं चुकाते हो। जो सरकारी ऑफिस में जाके चुकाया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपको पता भी नहीं चलता है और आप चुका रहे हो गवर्नमेंट को, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो कुछ भी आप मार्केट से खरीदते हो उन सब के ऊपर जीएसटी होती है, ठीक है ना। जीएसटी क्या होता है? सेवा प्रदाता से, सेवा प्रदाता यानी जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो किसी वस्तु को बनाता है, वो सेवा प्रदाता है। उससे सीधे ही किसी वस्तु या सेवाओं की जो पूर्ति होती है उसके ऊपर एक लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये एक श्रृंखला के तरीके से जमा किया जाता है, मतलब जितना एक्स्ट्रा पैसा होता जाता है उसके ऊपर जो है टैक्स एक्स्ट्रा लगता जाता है। जो टैक्स जिस रकम पे आप टैक्स पे कर चुके हो वो टैक्स उसमें से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है क्या। यानी रॉ मटेरियल खरीदा गया 100 रुपये का, तो 100 रुपये पे जीएसटी उसने पे किया। अब वो माल बन करके तैयार हो गया, उस माल की वैल्यू 150 रुपये हो गई, तो 100 रुपये पे टैक्स पे हो चुका है, तो वो हट जाएगा। केवल एक्स्ट्रा जो 50 रुपये होंगे उसके ऊपर जीएसटी इंक्लूड होगा केवल। इस प्रकार से जीएसटी लगते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं श्रृंखलागत टैक्स, ठीक है ना। यानी कि सीरीज में ये टैक्स लगता हुआ चला जाता है। और बहुत भारी मात्रा में जो सरकार को टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलके, आपने देखा होगा पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि जीएसटी से सरकार को रिकॉर्ड इनकम हुई है। इस जीएसटी में संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, यानी बराबर बराबर ही होता है दोनों का, ठीक है ना। जिसे हम लोग CGST कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, और SGST कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो वस्तु और सेवा के पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर जो होता है जीएसटी का टैक्स लिया जाता है। ये एक क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से होता है और ये प्रभावी रूप से आप हर एक स्टेज पर ये अप्लाई करता है। ये वास्तव में देखा जाए तो जो बोरी भर के टैक्स हुआ करके के पहले के उन सारे के सारे टैक्सों का एक समायोजन न्यू टैक्स है, कलेक्शन ऑफ टैक्स है। पहले बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट लगाती थी, जैसे कि सेंटर प्रोडक्शन टैक्स था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एग्रीकल्चर टैक्स था, ठीक है ना, और क्लीन इंडिया टैक्स था। इसके अलावा आपका एडमिशन टैक्स था, इंट्री टैक्स था, सेल टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, ऑक्ट्राय था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, एडवर्टाइजमेंट टैक्स था,
ठीक है ना। बहुत सारे टैक्सेस के, और भी बहुत सारे टैक्सेस के। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे के सारे टैक्सेस को हटा के इनकी जगह पे सिर्फ एक ही टैक्स लगा दिया है, और वो है जीएसटी। ठीक। अब जीएसटी की जो स्लैब है, स्लैब क्या है, पहले 6 स्लैब इसमें हुआ करती थी, यानी 0%, 3%, 5%, 12, 18 और 28। 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 20% के 28% के स्लैब पहले हुआ करती थी, पर अब गवर्नमेंट ने इस स्लैब में परिवर्तन कर दिया है। अब केवल 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपका जो है जीएसटी लगता है। जीएसटी का जो कानून आया था वो 1 जुलाई 2017 को आया था, अधिराग से लागू हो गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी, और संविधान में संशोधन किया गया था 246A, संशोधन करके जीएसटी का कानून बना दिया गया था, जिसे हम लोग जीएसटी एक्ट कहते हैं। यूटी जीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट, ये 3 एक्ट पारित किए गए थे, और पूरे भारत में इसे अप्लाई कर दिया गया था। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी बनाया था जिसका नाम है www.gst.government.in, www.gst.government.in। ये गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया था। पोर्टल इसलिए बनाया था ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन हो। अगर आप ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को चुका देते हो तो आपको उसकी जो है रिकवरी भी वापस पाने का अधिकार बनता है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में आपका जितना टैक्स बाद में बनेगा, क्योंकि एडवांस टैक्स लोग पे करते हैं, और रियल टैक्स जो होता है वो बाद में पता चलता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने जमा किया है तो फिर वो आपका आगे चल के एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना। जीएसटी की श्रेणियों की बात करें तो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये 3 श्रेणियाँ इसकी बनाई गई हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स होता है। आईजीएसटी जो एसजीएसटी जो है वो स्टेट लेवल का जीएसटी टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटर स्टेट। ठीक है ना। इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब बिजनेस होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। ठीक। इंटरनेशनल ट्रैक पर भी आईजीएसटी लगता है। क्लियर। आईजीएसटी का जो टैक्स होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स के बराबर होता है। क्लियर। तो ये हमने आपको बता दिया जीएसटी के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपभोग फलन की। उपभोग फलन क्या होता है? देखिए, उपभोग फलन का तात्पर्य होता है उस व्यय से होता है, या फिर आप कह लो कि वस्तु की उस मात्रा से होता है जो कि व्यक्ति अपने ऊपर व्यय करता है, उसे हम लोग उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग फलन, उपभोग का फलन है ना। तो उपभोग की वो मात्रा जो कि व्यक्ति अपने ऊपर व्यय करता है, ठीक, जो किसी व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। और जैसे 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 व्यक्ति की इनकम में वृद्धि होगी आपकी, वैसे वैसे उसकी जो उपभोग फलन है उसमें भी वृद्धि होती हुई चली जाती है। इनकम में वृद्धि होगी कि उपभोग में वृद्धि होगी, यानी उपभोग फलन भी उसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है कि आप व्याख्या करो कि C इक्वल टू 50 + 0.5y, या कोई भी नंबर क्या रखा हो C इक्वल टू करके, उसकी व्याख्या की बात करें तो ये समीकरण बताता है कि भले ही किसी व्यक्ति की आय शून्य हो, जैसे आपकी इनकम भले ही शून्य हो, आप भले ही कुछ ना कमाते हो, पर खर्चा बहुत कुछ करते हैं। खर्चे हैं आपके, है ना। कभी आप बैठे हुए चॉकलेट खा रहे हो, कभी आप चिप्स चबा रहे हो, है ना। बकरी की तरह मुँह चला ही करता है, कुछ ना कुछ खाया ही करते हो। अब ये कहाँ से आ रहा है पैसा भैया? आप कमाते तो हो नहीं, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? तो यही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही किसी व्यक्ति की इनकम हो 0, फिर भी उसके खर्चे होते हैं। रोटी कपड़ा मकान तो उसको चाहिए ही चाहिए, उन पर व्यय तो करेगा ही करेगा। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुनियादी उपभोग। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे बोलते हैं बुनियादी उपभोग, है ना।
तो इसे बुनियादी उपभोग, इसे जब हम लोग समीकरण में व्यक्त करते हैं कि उसे सी बोलते हैं, सी मतलब कंज्यूमिंग होती है, आपको मालूम है, तो इसे हम लोग सी के द्वारा प्रकट करते हैं। और अगर जो वैल्यू क्या रखी है 50, इसका मतलब है कि मूल खपत जो हो रही है वो 50 हो रही है, यानी जितना आप कमा रहे हो या नहीं भी कमा रहे हो तो भी आपका जो टोटल खर्चा है उसका 50% जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, वो बुनियादी एक्सपेंसेस में जा रहा है, जो कि कपड़ा पकाना है ना। और वाई का अर्थ होता है इनकम से। ठीक, क्लियर। ये तो हमने मैटर जो लिखवाया था वो हमने बता दिया, फलन से आप क्या समझते हो, और सी इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई का मतलब क्या है। ठीक, अब बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं जो समग्र मांग करके क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पर भी व्याख्या उसी की करनी है। उपभोग किसे कहते हैं, उपभोग फलन सी प्लस सी इक्वल टू सी की पावर बार प्लस सी वाई की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले समग्र मांग की बात कर लेते हैं। समग्र मांग क्या होता है, तो एक अर्थव्यवस्था में यानी एक इकोनॉमी में जितना टोटल एक्सपेंसेस होता है किसी भी वस्तु पर या किसी भी सेवा पर, है ना। आप क्या मांगते हो बाजार में जाके, अब कोई वस्तु मांगते हो, है ना, सब्जी ले गयो, ठीक, पूड़ी ले गयो, सब्जी पूड़ी, पहले सब्जी बोला क्यों लगा कि फल वाली सब्जी मंडी से सब्जी खरीद रहे हो, कुछ क्यों मांगोगे जाके बाजार में भैया, बीमार हो गए कि डॉक्टर पास चले गए, इलाज के क्यों। तो क्या मांग होती है उपभोक्ता की, वस्तु या फिर सेवाओं की। जो ये कुल मांग होती है अर्थव्यवस्था में, उसे हम लोग समग्र मांग कहते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मांग होती है उसे हम लोग समग्र मांग कहते हैं। तो ये बताती है कि एक देश के वासी कुल वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपनी आय का कितना भाग खर्च करते हैं। तो समग्र मांग का फार्मूला क्या, उपभोग व्यय प्लस विनिवेश, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, है ना। समग्र मांग यानी कि एडिशनल डिमांड, टोटल डिमांड इक्वल क्या होता है सी प्लस आई, सी का मतलब कंज्यूमिंग और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय बनता है ना। आप जो खर्चा करोगे वो किसी की इनकम बनेगा, है ना। अब जैसे आप घर में बकरी पली हुई है, उसके लिए चारा लेकर के आओगे तो बकरी चारा चबाएगी, तो चारे वाले को आपने पैसा दिया, चारे वाले की इनकम कहाँ से हो रही है, आप जो पैसा उसे दे रहे हो, है ना। अपनी भाषा में आप समझे कि आपने चॉकलेट खरीदी, कि चॉकलेट वाले की इनकम कहाँ से हो रही है, जो आपने पैसा उसको दिया उससे हो रही है। डॉक्टर की इनकम कहाँ से हो रही है, जो मरीज है उससे पैसा ले रहा है फीस के रूप में, उससे इनकम हो रही है। वकील की इनकम कहाँ से हो रही है, जो अपनी मुवक्किल से पैसा ले रहा है फीस के रूप में, उससे इनकम हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो कुल व्यय होता है किसी अर्थव्यवस्था का, वो कुल आय को ही व्यक्त करता है। जितनी इनकम होगी उससे ज़्यादा खर्च तो कर नहीं सकते। ठीक, तो कुल व्यय वास्तव में कुल आय के बराबर होती है। कीन्स ने बोला भी है, समग्र मांग का अर्थ उस आय से ले जाकर जो सभी फर्में एक निर्दिष्ट रोजगार के स्तर पर निर्दिष्ट श्रमिकों की सहायता से अपनी वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करती है। ठीक, यानी टोटल प्रोडक्शन जितना होगा उसके ऊपर जो उसको बेचा जाएगा उससे जो इनकम होगी वही एक फर्म की इनकम होती है। ठीक है, फर्म की इनकम होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, तो उससे एम्प्लॉयज़ की इनकम होती है, एम्प्लॉयज़ फिर जाके उसे खर्च करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निजी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है। अगर आप किसी वस्तु को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो तो उसे हम लोग निजी उपभोग कहते हैं, प्राइवेट कंज्यूमिंग। ठीक है ना। जब सरकार खर्चा करके, भाई आप खर्चा करोगे अपने लिए, है ना, आप खर्चा करोगे अपने लिए, आप गाड़ी खरीदोगे अपने लिए, सरकार गाड़ी खरीदेगी तो सबके लिए, रेलगाड़ी खरीद के लगाती है कि उसमें सभी यात्रा करते हैं, है ना, एरोप्लेन खरीद के लगाती है कि उसमें सभी हवाई यात्रा करते हैं। तो वो क्या हो गया, फिर उसे कहेंगे पब्लिक कंज्यूमिंग, सार्वजनिक उपभोग। हम जो अपना पर्सनल करेंगे उसे कहेंगे निजी उपभोग, है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमिंग। ठीक है, और जो भी कंज्यूमिंग हम लोग करते हैं उससे क्या होती है, बाजार में प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की डिमांड क्रिएट होती है। ठीक, तो ये जो आपकी डिमांड है, इसके दो ही तत्व हैं, दो ही एलिमेंट हैं, एक होता है कंज्यूमिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। भाई जो भी इंसान की इनकम होती है वो या तो उसको खाने पीने पे खर्चा करेगा और जो बचेगा वो जमा कर देगा।
जोड़ेगा, ठीक है ना। तो उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय होती है। उपभोग क्या होता है भाई, आय का एक प्रकार से निर्धारण होता है। तो फार्मूला क्या बनता है, सी इक्वल टू सी की पावर बार प्लस सी वाई। तो सी की पावर बार का मतलब हमने क्या बताया, क्या बेसिक कंज्यूमिंग, रोटी का पावर मकान पर, और सी वाई का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट हम इनकम का खर्चा कर रहे हैं अगर एक्सपेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की इनकम में भी वृद्धि होती जाती है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में भी वृद्धि होती है। इसका फार्मूला बन जाता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कंज्यूमिंग में कितनी वृद्धि हुई अपॉन इनकम में कितनी वृद्धि हुई। एमपीसी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। एमपीएस का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, सीमांत बचत प्रवृत्ति। और एपीसी का मतलब क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। और एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, औसत बचत प्रवृत्ति। निवेश क्या होता है कि भाई, निवेश दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत निवेश होता है और दूसरा पब्लिक निवेश होता है, सार्वजनिक निवेश। व्यक्तिगत निवेश होता है और सार्वजनिक निवेश होता है। जब जनता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसा जमा करती है तो उसे हम लोग व्यक्तिगत निवेश का कहते हैं। जैसे हमने एफडी करा ली, किसान विकास पत्र ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिगत निवेश हो गया। या हमने घर खरीद लिया, वो भी व्यक्तिगत निवेश है हमारा। ज़मीन खरीद ली, वो भी व्यक्तिगत निवेश है हमारा, वो हमने अपने लिए खरीदी हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरी तरफ सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि मशीनें खरीदती है फैक्ट्री लगाने के लिए, बिल्डिंग बनवाती है, सड़क बनवाती है, ठीक है ना, इससे क्या होगा कि भविष्य में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, सड़कें बनेंगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, मशीनें होंगी तो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार हो गया है। बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। देखिए, किसी निश्चित समय में, यानी प्रायः 1 वर्ष का समय ही मांगा जाता है, किसी देश में, ठीक है, टोटल वस्तुओं का जितना उत्पादन होता है और सेवाओं का जितना उत्पादन होता है, उनके कुल मूल्य को ही कुल उत्पादन कहते हैं, ठीक, और इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं जो दी गई हैं वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं, और कोई भी अर्थशास्त्री एक मत तो नहीं है, सबने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं की है। जैसे मार्शल ने कहा, किसी देश में श्रम और पूंजी अपनी प्राकृतिक साधनों पर कार्य करके, श्रम और पूंजी अपनी प्राकृतिक साधनों पर कार्य करके प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों तथा समस्त प्रकार की सेवाओं की एक शुद्ध मात्रा उत्पन्न करते हैं, यही देश की शुद्ध वास्तविक वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाती है। क्या बताए होंगे, चल पूंजी की स्थापना पर व्यय होता है, ठीक है ना। अचल पूंजी का मतलब ये हो जाता है कि जो आपका फिक्स कैपिटल होती है, फिक्स एसेट्स होती है, उसमें डिप्रिसिएशन होता है, रिपेयरिंग होती है ना। टैक्सेस की बात करें, टैक्सेज होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ठीक है ना, ये सारी बातें होती। गुण क्या है भाई, राष्ट्रीय लाभांश जो होता है, राष्ट्रीय लाभांश, लाभांश क्यों बता चुके हैं, लाभ का हिस्सा यानी डिविडेंड, ठीक है ना। ये देश में उत्पन्न होने वाली वास्तविक उत्पत्ति का एक योग होता है। सभी प्रकार की सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। विदेशों से प्राप्त होने वाली जो टोटल इनकम होती है उसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है, नेट इनकम जो होती है विदेशों से प्राप्त होने वाली, और राष्ट्रीय लाभांश की गणना भी की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें कि भैया देश में जितना कुल पैदा हुआ, कुल जितना पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ मतलब कोई भी सामान बनाया गया, कोई भी सर्विसेज जो उत्पन्न की गई, उनका मूल्य, उसमें से एक्सपोर्ट प्राइस को माइनस कर दो और इंपोर्ट प्राइस को प्लस कर दो, निर्यात माइनस और आयात प्लस, तो निकल आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आय के वर्चुअल प्रवाह की बात करें
यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का वर्तुल प्रवाह। तो देखिए आय का वर्तुल प्रवाह क्या कहते हैं, ये कहते हैं इकोनॉमिक्स भी यही बात बोलती है कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है ना। समझ रहे हो ना, दुनिया गोल है क्या मतलब है भाई इसका, दुनिया गोल है क्या मतलब है। हमने आपको डायग्राम बना के बोर्ड पर एक बार बताएगा। इधर फर्म, इधर फैमिली, फैमिली से निकला बंदा कहाँ गया, फर्म में गया पैसा कमाने के लिए। ठीक, फर्म से क्या निकले, अब फर्म में जाके कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना बंदा, नौकरी कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना। किसान है तो आलू बना रहा है, ठीक है ना, घर से आलू डाला और घर से सोना निकला। राहुल गांधी याद होंगे, पर ऐसा क्या होता ही नहीं है कि आलू डालो के सोना निकलेगा, ठीक है ना। होता क्या है कि खेतों की जुताई करनी पड़ती है, निकराई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, फिर जाके फसल तैयार होती है, फिर फसल की कटाई करनी पड़ती है, फिर उसे मंडी में लाना होता है, फिर जाकर के बेचा जाता है, फिर जाकर के रिटेलर के पास आके है, तब जाके कस्टमर्स के पास आता है। इतना सारा विपणन का चक्र है भैया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, फर्म से निकला प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फिर आ गया फैमिली में। यही तो है इनकम का वर्चुअल फ्लो, ठीक है ना। इनकम का जो फ्लो है, वर्चुअल प्रवाह, वो यही तो है कि फर्म से बन गया कमाने के लिए, उसको सैलरी मिली, ठीक, फर्म से निकला प्रोडक्ट, उसने जाके अपनी सैलरी के पैसे से प्रोडक्ट को खरीद लिया, ठीक है। तो ये चक्र जो होता है वो लगातार चला करता है। क्लियर। एक और क्वेश्चन बताएंगे शॉर्ट में, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट में है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी सकल निवेश और शुद्ध निवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनका लगे हाथ तो आपको समझा देते हैं। देखिए सकल निवेश की बात करें कि सकल निवेश में क्या होता है कि जो भी आप संपत्ति वगैरह खरीदते हो उसके ऊपर व्यय किया जाता है, उसकी स्थापना के ऊपर व्यय किया जाता है। शुद्ध निवेश क्या होता है कि भैया केवल संपत्तियों के ऊपर ही व्यय किया जाता है, स्थापना के व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो अब जैसे कि मान लीजिए एक फ्रिज खरीद करके लाए, फ्रिज खरीद करके लाए, 15,000 रुपये की फ्रिज मिली और 500 रुपये का भाड़ा लग गया। किसी ने पूछा भैया कितनी की पड़ी, बोले 15.5 की पड़ी। क्या है ये, सकल निवेश है ना। कुछ बंदे होंगे बोलेंगे 15 की पड़ी, क्या है ये, शुद्ध निवेश है, उसने स्थापना व्यय नहीं जोड़ा, ठीक, वो शुद्ध निवेश हो गया। क्लियर हो गया ना कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, ठीक है ना। सकल निवेश में क्या होता है, हराज को भी शामिल किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल किया जाता है। शुद्ध निवेश में क्या होता है, या एस्टेब्लिशमेंट को शामिल किया जाएगा, या डेप्रिसिएशन को शामिल किया जाएगा। सकल निवेश वर्तमान पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को शो नहीं करता, शुद्ध निवेश वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई वृद्धि को शो करता है। अगले क्वेश्चन आके किसी देश की राष्ट्रीय गणना करने की, राष्ट्रीय आय की गणना करने की व्यय विधि को बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है ये। राष्ट्रीय आय की गणना करने की व्यय विधि, to calculate national income by expenditure method, to calculate national income by expenditure method। देखिए इसमें पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि बाजार में आप चेक करो भैया एक वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल व्यय कितना हुआ, और व्यय कहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर्स में कितना व्यय हुआ, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना हुआ, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना हुआ, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण कितना हुआ, स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ, और शुद्ध निर्यात मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना हुआ। दूसरा चरण, शुद्ध अप्रत्यक्ष टैक्स कितना लगा हुआ है और डिप्रिसिएशन कितना माइनस किया गया है। तीसरा स्टेप, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाएगा, इससे हमें टोटल जो इनकम प्राप्त होगी वो नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर
कुछ चीज़ों को मापने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि निजी उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कितना हुआ, सरकारी उपभोग के लिए प्रवाह कितना हुआ, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण के लिए प्रवाह कितना है, माल सूची के लिए प्रवाह कितना है, और शुद्ध निर्वाह के लिए निर्यात के लिए प्रवाह कितना हुआ। ये वही बातें लिख दी गई दोबारा से जो चरण में आपको बताई गई है, क्वेश्चन को लंबा करने के लिए, चूँकि जहाँ का यहाँ पे टॉपिक नहीं है। तो ये भी आपको सीखना होगा इकोनॉमिक्स में कि अगर टॉपिक नहीं तो क्वेश्चन को लंबा कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो पहले के 3 चरण बताए, और जो बातें चरण में बताई गई वही बातें नीचे सारांश के रूप में लिख दी गई पॉइंट करके, और प्रमुख सावधानियाँ लिख दी गई, जैसे कुल व्यय का माप करते समय केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाता है ताकि दोहरी गणना की समस्या न हो। पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। शेयर या बॉन्ड्स के ऊपर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा किए गए हस्तांतरण भुगतान पर किया जाने वाला व्यय भी शामिल नहीं किया जाएगा, यानी सरकार जो भी ट्रांसफ़र करती है वो भी शामिल नहीं किया जाएगा। स्वयं उपभोग के लिए स्वयं उत्पादित वस्तुओं के ऊपर व्यय, जैसे कृषक अपने लिए गेहूं का उत्पादन करता है या मकान मालिक अपने लिए मकान बनवाता है, ठीक है ना, को शामिल किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज करके कुछ भी कह रखा होगा। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, सुन लो फिलहाल को। देखिए, पहली प्रॉब्लम आती है ड्यूल कैलकुलेशन, दोहरी गणना, है ना। कभी कभी होता क्या है कि दोहरी गणना हो जाती है, यानी रॉ मटेरियल जब निकला, कच्चा माल, उसको भी शामिल कर लिया गया, तैयार माल हुआ उसको भी शामिल कर लिया गया, दोहरी गणना हो जाएगी। फिर कैसे भैया नेशनल इनकम क्लियर हो पाएगी? इसीलिए तो बनाई गई जीएसटी, ठीक है ना। अब जीएसटी क्या हो गया, टोटल ऑनलाइन हो गया। रॉ मटेरियल फैक्ट्री से निकलेगा नहीं, उससे पहले उसकी जीएसटी की पर्ची कटेगी, निकलने से पहले ही तो कैलकुलेशन हो गई, उसके कैलकुलेशन आ गया, वो नेशनल इनकम में शामिल हो गया, ठीक है ना। फिर जब उसका माल तैयार होगा तो उसमें से उसकी वैल्यू माइनस की जाएगी, जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू बनेगी उसके एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोहरी गणना से बचाव हो रही है। फिर आगे स्वयं उपभोग एवं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए, स्वयं उपभोग क्या हो गया भाई, जो प्रोडक्ट आप खुद ही उपयोग कर लेते हो उसका कैलकुलेशन नेशनल इनकम में नहीं हो पाता। जो प्रोडक्ट आप खुद ही उपयोग कर लेते हो उसका कैलकुलेशन नेशनल इनकम में नहीं हो पाता, है ना। जैसे आपकी परचून की दुकान है, बेचने के लिए दालमोग रखी, है ना, रोज़ सुबह सुबह चाय के साथ खुद ही निकाल के खा ली, उसे पैसा तो मिलेगा नहीं, तो इनकम तो होगी नहीं, तो कैसे कैलकुलेशन होगी? फिर नेशनल इनकम की गणना में समस्या हो गई। दूसरा, जहाँ पर मनी है ही नहीं वहाँ पे इनकम की कैलकुलेशन करेंगे कैसे? क्योंकि वहाँ पे बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय पद्धति, वहाँ पे लोग अभी भी अगला बदली करके एक्सचेंज करके फिर वहाँ पे गणना कैसे होगी भैया, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, कीमत स्तर में परिवर्तन। अब साल में अगर 50 बार कीमतें ही चेंज होती रहेंगी तो किस कीमत पर आप फिर कैलकुलेशन करोगे? ये भी समस्या हो गई। विश्वसनीय समंकों का अभाव, अगर लोग अपनी इनकम के बारे में ठीक से बताएंगे ही नहीं फिर कैसे नेशनल इनकम होगी, है ना, समस्या ये भी आ गई। विशेषीकरण की कमी, अगर देश में विशेषीकरण का अभाव है, किसान जो है किसानी भी करता है और खाली समय होकर जाके मजदूरी भी कर लेता है, किसानी की इनकम को दिखाते हैं और मजदूरी की इनकम को दिखाते ही नहीं है, फिर कैसे नेशनल इनकम होगी? फिर विशेषीकरण का अभाव है। कुछ विशेष की सेवाएं ऐसी होती हैं भैया जिसकी इनकम की कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं पाता। जैसे एक नर्स हॉस्पिटल में किसी मरीज का इलाज करती है कि उसे सैलरी मिलती है, वही नर्स जब घर में अपने बच्चे का इलाज करके कि उसे सैलरी नहीं मिलती है, कैसे फिर इनकम की गणना होगी, है ना। ये सारी हो गई समस्या। क्वेश्चंस, श्रम बाजार में मजदूरी के उदाहरण को सविस्तार समझाइए। श्रम बाजार में मजदूरी के उदाहरण,
तो श्रम का आशय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से होता है। श्रम का आशय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से होता है। लेबर इज द वर्किंग टाइम द वर्क डन बाय द लेबर्स एंड द लेबर कैन बी डिसाइडेड बाय डिमांडिंग सप्लाई। जो मजदूरी होती है, मजदूरी का जो निर्धारण होता है, मजदूरी दर का निर्धारण होता है, वो श्रम की जो मांग होती है और पूर्ति होती है उसके अनुसार होता है। मजदूरी की मांग और पूर्ति के अनुसार होता है। जहाँ पर श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाएगा, वहीं पर मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ बना हुआ है, जरा ग्राफ देखिएगा। ठीक है ना, नीचे आपको दिखाया गया श्रम घंटों में और दूसरी तरफ दिखाया गया है वाई एक्सेस पे मजदूरी यानी वेजेस। श्रम यानी कि लेबर, नीचे एल लिखा हुआ है, और ऊपर मजदूरी यानी कि वेजेस डब्ल्यू लिखा गया है। ठीक, तो मजदूरी की सप्लाई एक डेफिनिट मांग लेते हैं और नीचे हम लोग काम के घंटे भी डेफिनिट मांग लेते हैं। तो वहाँ से हमने मिक्स कर दिया तो एक स्क्वायर टाइप का आपका बॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ से एक ऊपर की तरफ लाइन खींच दीजिएगा, यानी कि धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती जा रही है, और एक नीचे की तरफ लाइन खींच दीजिए, मतलब धीरे धीरे डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है। कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड जो होगा वो आपस में मैच करेगा यानी मिलेगा, वहाँ पर हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम हो जाएगा यानी कि वहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाएगा, और वहीं पर मजदूरी की जो दर होगी वो डिसाइड हो जाएगी। क्लियर। लॉन्ग का इसका लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है। न्यूनतम मूल्य आधार, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। सरकार कीमत नियंत्रण के रूप में कीमतों का नियमन कब करती है या कितने प्रकार का होता है, समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद कल के पेपर में हुई है। ठीक, सरकार कीमत नियंत्रण के रूप में कीमतों का नियमन कब करती है, क्योंकि ये सरकार ने अभी हाल ही में कई बार किया। कभी प्याज की कीमतें आसमान में चली गई कि सरकार ने जो है सरकारी गोदाम से प्याज बेचना शुरू कर दिया। कभी टमाटर की कीमतें आसमान में चली गई कि सरकार ने सरकारी गोदाम से टमाटर बेचना शुरू कर दिया और कीमतों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये सरकार कब करती है? देखिए, सरकार मांग और पूर्ति का पहले तो विश्लेषण करती है और ये पता करने का प्रयास करती है कि आखिर वस्तु की कीमतें क्यों बढ़ गई। क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने का सिर्फ एक कारण है, हमने आपको कई बार बताया है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि अगर पीछे से सप्लाई नहीं आएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। जैसे ले लो, कोई भी त्यौहार वगैरह होता है, उस त्यौहार में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई त्यौहार है आपका, कि उसमें क्या होता है, फलों की डिमांड बढ़ जाती है ना। फलों की डिमांड बढ़ जाएगी तो आप देखोगे फल महंगे मिलेंगे फिर आपको। ठीक है ना। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आ जाते हैं जहाँ पर प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, टमाटर की डिमांड बढ़ जाती है। शादियों का सीजन ले लो, प्याज टमाटर सब महंगा हो जाएगा। क्यों? जा रहा है, सब यहाँ बिक रहा है, डिमांड बढ़ गई है। ठीक है क्या, किसी किसी बात है, ऐसे में प्राइस बढ़ेगा। और अगर पीछे से सप्लाई भी नहीं आ रही है, लोगों ने काला बाजारी करना शुरू कर दिया, गोदाम में से रोकना शुरू कर दिया कि महंगा होगा तो हम बेचेंगे, तब तो कीमतें बढ़ेंगी। फिर तो सरकार उसका विश्लेषण करेगी और सरकार कीमत नियंत्रक के रूप में कीमतों का नियमन करेगी दो प्रकार से। एक तो उच्चतम कीमत निर्धारण, दूसरा न्यूनतम कीमत निर्धारण, है ना। उच्चतम यानी कि हाई, इससे ज़्यादा महंगा आप बेच नहीं सकते हो। सरकार ने डिसाइड कर दिया MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है जितना, उससे महंगा नहीं बिकेगा। ठीक, और एक डिसाइड कर दिया सरकार ने MSP, है ना, मिनिमम सप्लाई प्राइस, इससे कम पे सप्लाई नहीं होगी। क्लियर है ना। तो दो प्राइजेस होंगे, सरकार ने डिसाइड करके इससे ज़्यादा बिकेगा नहीं और इससे कम पे सप्लाई नहीं होगी। तो उच्चतम कीमत निर्धारण मतलब सरकार क्या करती है, किसी वस्तु की उच्चतम कीमत को निर्धारण कर देती है। जैसे गेहूँ की कीमत ले लो फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने डिसाइड कर दिया भैया 25 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगा। ठीक, अंदर अंदर बेच सकते हो। ठीक है, और न्यूनतम कीमत की बात करें तो न्यूनतम कीमत सरकार ने निर्धारित कर दिया कि जैसे गेहूँ का ले लो 15 रुपये से नीचे नहीं बिकेगा। यानी सरकार उसे, जो किसान जो पैदा कर रहा है वो उसे 15 रुपये से कम पे नहीं बेचेगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन सबने इम्पोर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ
लास्ट स्टेप पर हम लोग आ गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इस बार के। पहला क्वेश्चन क्यों पूछ लिया है कि भैया मांग के नियम की व्याख्या करो, उसके अपवाद भी बताइए। तो मांग का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, मतलब अन्य बातें में कोई चेंज ना हो, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा कीमत बढ़ने पर घटती है और कीमत घटने पर बढ़ती है। मतलब किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और अगर कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी को मांग का नियम कहते हैं। अब इसे एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो उसकी मांग होती है मार्केट में 50 की। अब कीमत कम होकर के 8 रुपया हो गया तो उसकी मांग बढ़ गई 60 हो गया। कीमत और कम हो गई 6 रुपया हो गया क्योंकि मांग और बढ़ गई 70 हो गया। कीमत और कम हो गई 4 रुपया हो गया क्योंकि मांग और बढ़ गई 80 हो गया। कीमत और कम हो गई 2 रुपीज़ हो गया क्योंकि मांग और बढ़ गई 90 हो गया। अब इसे ग्राफ के माध्यम से कैसे करेंगे? देखिए, ग्राफ में आपने क्या किया, एक एल टाइप का बना लेके, इस टाइप का एल टाइप का बना लेके, नीचे एक्स हो जाकर ऊपर वाई हो जाकर, नीचे मांगी गई मात्रा तो आपने लिखा हुआ है मांगी गई मात्रा टेबल में 50, 60, 70, 80, 90 लिख लिया 1 सेंटीमीटर पे 1 करके हुए। इकाई का मूल्य यानी कीमत, तो कीमत लिख लिया आपने 2, 4, 6, 8, 10 जो के रखा है, जो मांगा हुआ है आपने। अब 10 पर 50 तो नीचे है 50, उसके सामने ऊपर है 10, पॉइंट रख लिया। 8 पे 60 तो नीचे है 6 के ऊपर है 8, उसके सामने पॉइंट रख लिया। ठीक है, 70 के सामने 6 पे पॉइंट रख लिया, 80 के सामने 4 पे पॉइंट रख लिया, 90 के सामने 2 पर पॉइंट रख लिया आपने, और फिर उन सारे पॉइंट को मिला के भी एक लाइन खींच दी। ये जो लाइन खींची आपने, ये कौन सी लाइन है? गिमांग लाइन है, गी फॉर गिमांग। तो ये लाइन बताती है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम हो रही है उसकी गिमांग बढ़ती चली जा रही है। अपवाद, इस नियम के अपवाद भी हैं भैया। पहला अपवाद तो ये है कि प्रदर्शन उपभोग वाली वस्तुएं, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होगी जिनको हम शो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसी वस्तुओं से मन कभी भरता नहीं, कीमत कितनी भी जगह क्यों ना हो, है ना। जैसे सोना ले लो, गोल्ड ले लो, इसका लोग दिखावा करते हैं, है ना। तो फिर जितना महंगा हो के जाके लोग उतनी और भी खरीद के जाके उनका शौक पूरा होके ही। महंगी पेंटिंग ले लो, है ना, यूनिक पेंटिंग कितनी महंगी होती है, ठीक है ना, पर उस पर आपका जो है मांग का नियम अप्लाई करके ही है। घर ले लो, मकान ले लो, गाड़ियाँ ले लो, है ना। लोग कार खरीदते हैं, आज के ज़माने में लोग कार खरीदते हैं, लोग 2-4 लाख वाली कार नहीं लेके, लोग क्या सोचते हैं? फरारी लेंगे, BMW लेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे, है ना। तो क्या ये सब प्रदर्शन की चीज़ें, जहाँ पे प्रदर्शन की चीज़ें आती हैं ना, वहाँ पे लोग प्राइस नहीं देखते, वहाँ पे और महंगा कितना महंगा ले सकते हैं भाई, 4 लोगों को दिखाना है, देखेंगे लोग तो ना समझेंगे, है ना। कुछ लोग तो होके जॉकेट खरीद ला के जाके खास से, है ना, और फिर अपनी ससुराल में जाके बताते हैं कि ये स्विट्जरलैंड की है, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्रदर्शन की चीज़ें हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं गिफ्टिंग वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा, गिफ्टिंग वस्तुएं। गिफ्टिंग कौन के? एक इकोनॉमिस्ट है और शास्त्री थे, जिन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि देखो भैया, हर सस्ती चीज़ की डिमांड नहीं होती, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो घटिया क्वालिटी की होती हैं, वो सस्ती मिलती हैं फिर भी नहीं बिकती, इन्हें हम लोग गिफ्टिंग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाइनीज़ मोबाइल ले लो, चल गया कि चांद तक, नहीं तो दुकान के बाहर निकल के गारंटी खत्म। दुकानदार क्या बोलता है? यहीं चला के देख लो, बाहर निकले गारंटी वारंटी सब खत्म। गिफ्टिंग वस्तुएं हैं, सस्ती होती है, कोई नहीं लेगा। आपको एप्पल फ़ोन का कॉपी मिल जाएगा भैया, चले जाओ अंबर मार्केट, एप्पल फ़ोन का कॉपी मिल जाएगा, बिल्कुल एप्पल फ़ोन, आईफोन जैसा होगा देखने में, बिल्कुल आईफोन, कोई नहीं कह सकता कि ये लोकल है,
है ना, लेकिन वो लोकल है, उसका सॉफ्टवेयर कॉपी किया हुआ है। ठीक, जैसे पहले गिविगी चल के कि ओरिजिनल आके की और कॉपी की हुई कि पायरेटेड होके कि उसी तरह से। चलिए, क्यों गिफ्टिंग वस्तु हो गई। उपभोक्ता की जांच, उपभोक्ता की जांच, तो जहां पर उपभोक्ता जांच पड़ताल करने वाला हो, क्या है ना, कुछ उपभोक्ता ना बड़ी जांच पड़ताल करके क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। चाय खरीदेंगे तो कौन सी चाय खरीदेंगे, बताओ। चाय आपके यहाँ कौन सी आती है, नहीं पता, ठीक है ना। अरे क्या वह ताज बोल लो, ताज की ले लो, समझाने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि चाय भी खरीदेंगे क्यों, कौन सी, ब्रांडेड, खुली नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। कपड़े कौन से खरीदेंगे, ब्रांडेड, लोकल नहीं खरीदेंगे। कि जहाँ पर उपभोक्ता जांच पड़ताल करके खरीदता है ना, वहाँ पे कीमत कोई वैल्यू नहीं रखती। क्लियर। चलिए, मांग की लोच की बात करके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी के बाद वाला क्वेश्चन है। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो भैया कहते हैं कि मांग में कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, वो निकाल लो। यानी डेल्टा डिमांड अपॉन डेल्टा प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब फार्मूला क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा डिमांड अपॉन डेल्टा सप्लाई, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्योंकि मांग की लोच हमें समझा गया। अब मांग की लोच की अगर विधियों की बात करें, श्रेणियों की बात करें, कि हमने बताया कि भैया कि कोई लोचदार मांग है ना। लोचदार मांग में हमने क्या बताया था कि जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होता है लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन हुआ पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, कि उसे हम लोग पूर्णतः रोजगार मांग कहते हैं। ठीक, ये काल्पनिक होता है, ऐसा होता नहीं है और भी। दूसरा क्या है, पूर्णतः बेरोजगार मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई लोच आएगा ही नहीं, कोई इलास्टिसिटी आएगी ही नहीं। कीमत चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कस्टमर उतना ही खरीदेगा। जैसे नमक है ना, महंगा हो जाएगा क्यों, क्या दाल में कम डालेंगे, नहीं ना, पड़का की चुटकी भरी है, नमक उतना ही आएगा। तो ये क्या है, पूर्णतः बेरोजगार है। इसका डायग्राम भी नीचे देखिएगा बना हुआ है, ध्यान से, है ना। रोजगार का भी डायग्राम आप देखिएगा कि रोजगार में कोई लोच नहीं आ रही है, बेरोजगार में देखिएगा पूर्णतः रोजगार में क्यों पूरी की पूरी लोच खत्म ही हो गई है, जरा सी कीमत बढ़ी। और पूर्णतः बेरोजगार मांग मतलब कोई लोच उत्पन्न नहीं हुई, कीमत बढ़ जाए घट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अधिक रोजगार में क्या होता है, जितनी कीमत बढ़ती है उससे ज़्यादा ही वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी हो जाती है। बेरोजगार मांग में क्या होता है कि अनुपात में होता है भैया, जितनी जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन के अनुपात से कम होता है कि उसे बेरोजगार कहते हैं, और जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसके मूल्य के परिवर्तन के अनुपात में होता है कि उसे रोजगार मांग कहते हैं। क्लियर। अंधिमांग वक्र की बात करें, अंधिमांग वक्र किसे कहते हैं ये भी लगे हाथ तो समझ लेते हैं। तो अंधिमांग वक्र बताता है दो वस्तुओं के संयोगों को जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। जैसे कि कोई उपभोक्ता चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, उससे बराबर मात्रा में से सेटिस्फैक्शन मिलती है, कि उन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि को प्रकट करने वाले वक्र को ही अंधिमांग वक्र कहते हैं। अंधिमांग वक्र में इसलिए बता दिया कि भैया कि भैया शॉर्ट वॉल्ट में आ जाएगा तो आपको जो है काम आ जाएगा। क्लियर है ना।